हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग कि कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी को पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट जानना चाहते हैं, है ना। मेन तो रीज़न वो थे। तो इसी टाइप से हमारे मन में आता है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियाँ थी, वो कंप्लीट नहीं थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं थी। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी। पेपर में आपको ये दो ढंग से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी ढंग से आ सकता है वैसे तो। जैसे कि जरूरत क्यों पड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग की। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या मतलब कि क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है। जो चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में है। बस ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन बना के आपको आ सकता है। जैसे कि नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियां थी कि जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग आया। ठीक है, कमियां हम नहीं कह सकते, मैं आपके वैसे आपकी कहती हूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में है। जैसे कि जैसे जैसे मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बिल्कुल ही अलग अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब कि स्टार्ट करते हैं। नो क्लियर आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नो क्लियर आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आप सभी को पता है ऑपरेटिंग जो बिजनेस काम करता है, दो टाइप के खर्चे होते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम मैक्सिमम वो खर्चे लेते हैं जो ऑपरेटिंग, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो भी खर्चे ले लेते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं, जो बिजनेस को चलाने पर हमें प्रॉफिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं ना। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो भी ले लेते हैं ना, इंटरेस्ट पेड ले लेते हैं ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी है। यदि मैंने बाई चांस मैंने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट देती हूँ, वो भी आ जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को चलाना। जैसे बिजनेस में हो सकता है, जिसमें ट्रेडिंग कर रही हूँ, सामान खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ, तो चलाने पर जो खर्चे होते हैं उसको ऑपरेटिंग कहते हैं। यदि मैं चीज़ बनाकर बेच रही हूँ, जैसे कि मैंने चेयर बनाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, मतलब कि जो बिजनेस को चलाने पर खर्च होते हैं। एक होता है कि इन्वेस्टमेंट पर इनकम हो रही है, वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं हुई, वो कौन सी इनकम हुई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई। तो इन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जैसे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दे देते ना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में दे देते ना, और परचेज, है ना। तो उसमें ये डिटेल में नहीं बताते कि ओपनिंग स्टॉक कैसे बना, है ना। तो इसके लिए हम डिटेल में कहाँ से क्लियर होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें कितना रॉ मटेरियल आया, कितनी लेबर की कॉस्ट पड़ी, है ना। तो वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में अलग अलग जॉब, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्चे हुए, वेज रेट कितना हुआ, लेबर कॉस्ट कितनी पड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो डिटेल में। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक समझ लो टोटल आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, डिटेल में होती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें किस चीज़ का आइडिया नहीं लगता, नो क्लियर आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पूरा आइडिया नहीं लगता। ठीक है, मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल को बताता है और कॉस्ट अकाउंटिंग उसी चीज़ को ना डिटेल में, बहुत डिटेल में बताता है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है नो प्रोविजन फॉर मटेरियल कंट्रोल। नो प्रोविजन फॉर मटेरियल कंट्रोल, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, और नीचे क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। कि जो मटेरियल क्या होता है, जैसे कि हमारी बाई चांस हम मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, मटेरियल आया, है ना, कई बार वेस्ट भी हो जाता है ना। और मतलब कि मटेरियल आया जिससे 10 चेयर बन सकती थी लेकिन बनी 9, है ना। एक का मटेरियल क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये तो कहीं भी नहीं लिखा होता है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में इन चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है कि इतना मटेरियल आया, इतनी चेयर हुई, होनी इतनी 10 थी, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। नो प्रोविजन फॉर मटेरियल कंट्रोल, नो प्रोविजन फॉर मटेरियल कंट्रोल। और देखो आपको ये पता है कि मटेरियल अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जॉब होती है, जैसे कि डिफरेंट हम चेयर भी बनाते हैं, टेबल भी बनाते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ना, अलग अलग जॉब होगी, तो अलग अलग का भी मटेरियल के बारे में और उस पर कंट्रोल का पूरे डिटेल में हमें कहाँ से पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है। तो मुझे लगता है कि सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल पर्टिकुलर अबाउट लेबर कॉस्ट।
ठीक है। हम नॉन, फिर से सुन लीजिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल पर्टिकुलर अबाउट लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट क्या होती है, जैसे कि आपको हम प्रोडक्शन करते हैं ना, हम क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लगते हैं, 2 वेजेस, वेजेस करते हैं ना, डेबिट से ट्रेडिंग अकाउंट में कर देते हैं। हम कहते हैं साल में हमने इतनी वेजेस दी, ठीक है, उसको कोई भी डिटेल में नहीं लिखते, कुछ भी नहीं डरते, किस कुर्सी बनाने में वेजेस दी, या फिर चेयर बनाने में वेजेस, चेयर बनाने में दी, टेबल बनाने में दी, है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए कितनी चेयर पड़ी, पर यूनिट कितना पड़ा, ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलती हैं। ये हमारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि मतलब कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ने काम किया है, ठीक है, और कितने एक जॉब के लिए कितने वर्कर एंगेज थे, है ना, और कितने डिपार्टमेंट है, चेयर का डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, और इस डिपार्टमेंट में इतने लोग लगे थे, इसकी इतनी सैलरी है, ठीक है, और कितने घंटे काम किया, है ना, और कितने जो रेट है वेजेस की, क्या रेट है, टोटल वेजेस कितनी है, जॉब वाइज, है ना, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, है ना, ये चीज़ें हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलती हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस तो नहीं बताता, है ना, मतलब बताता है कई जगह, पर इतनी डिटेल में नहीं बताता। तो जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, हम आगे पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बहुत रूल है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस को इसमें अलग अलग दिखाया जाता है कि डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले आप कर लो, आप ऐसे कह लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटल है, इसमें ये पूरा डिटेल है, एक चैप्टर है, पूरी बुक है डिटेल, ठीक है। और इसमें एफिशिएंट, और ये जो इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये भी नहीं बताता है कि जो हमारे वर्कर है एफिशिएंट है, नॉन एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें डिटेल होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में इतने वर्कर काम करते हैं और इन्होंने इतनी आउटपुट की, तो इसमें हमें इतना पता चल जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने एफिशिएंट वर्कर है और कितने नॉन एफिशिएंट वर्कर है। तो हमें डिटेल में किससे पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पता चलता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल पर्टिकुलर्स अबाउट लेबर कॉस्ट के बारे में हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतनी डिटेल में नहीं पता चलता है। मैं थोड़ी स्पीड में बोल रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है, फिर भी आपने देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन ए जनरल मैनर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन ए जनरल मैनर, ठीक है। आप अकाउंट में क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में 3 टाइप के रूल है, कौन कौन से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, 3 अकाउंट बनाते हैं ना, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कितने टाइप के अकाउंट बनाते हैं, क्लासिफिकेशन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और इसका नॉमिनल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, अकाउंट डज नॉट हेल्प इन असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पर कैसे प्रोडक्शन, हम कैसे कॉस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट वाइज कैसे है, जैसे चेयर की अलग, टेबल की अलग, है ना, अलग अलग, जॉब वाइज, डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना खर्चा आया, है ना, वर्क ऑर्डर वाइज, है ना, ये सारी डिटेल टोटल डिटेल हमें कैसे पता चलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइटम्स। ये तो मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट आइटम्स क्या होती है, इनडायरेक्ट आइटम्स क्या होती है। डायरेक्ट मतलब जैसे कि मैंने चेयर बनानी है तो उसके लिए ये लकड़ी यूज़ की तो डायरेक्ट होगी, और इनडायरेक्ट आइटम्स क्या होगी, अब भी ऊपर जैसे कि ये ट्यूब चलाई हुई है ना, लाइट चली हुई है, लाइट का खर्चा, उस पर तो बड़े सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एक समझो एक ट्यूब के नीचे चेयर भी बन रही है, टेबल भी बन रहा है, तो वो कौन से है ना, तो इस टाइप से होगी इनडायरेक्ट आइटम्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन चीज़ों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइटम्स को अलग अलग नहीं करता, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इन आइटम्स को क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। और ये ईच प्रोडक्ट एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन टू ईच डिपार्टमेंट और प्रोसेस, मतलब डिटेल में बताता है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉट पॉसिबल, है ना, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉट पॉसिबल। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड एक्सपेंसेस के करता है, बिजनेस के एक्सपेंसेस में करता है, ठीक है, पर ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकता, क्योंकि हमने कितनी कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही काम है कि हमने इतनी वेजेस दी, इतने खर्चा हुआ, चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके ट्रू कॉस्ट के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पता चलता है, मतलब प्रोडक्ट वाइज, वर्क वाइज, जॉब वाइज, है ना, ये डिटेल में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे नॉन प्रोविजन फॉर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कॉस्ट कंट्रोल, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टॉपिक एक है, कॉस्ट कंट्रोल भी है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, स्टैंडर्ड, जैसा कि आप सभी ने सोच लिया, जैसे आप सभी ने आपने सोचा कि मेरे 90% नंबर आने चाहिए, और आपने बहुत मेहनत की, आपके नंबर आ गए 80, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था 90%, आपके 80 आई, मतलब कि फिर आपने सोचना ये 10% कम क्यों हो गए, तो उसके आप रीज़न ढूंढोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग में है,
जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कह दी ना कि ये मटेरियल है, ये लेबर है, रख दी है ना, ये है, और इतनी 100 चेयर बननी चाहिए, ठीक है। और जब बनी कितनी 90 बनी, हो सकता है 110 बन गई, तो मतलब स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, फिर उसके साथ कंपैरिजन होता है। तो इस टाइप के प्रोविजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है, ठीक है। और जब उसमें डेफिशिएंसी आ गई, समझो 90 चेयर बनी, तो उस पर फिर कमेटी बिठाई जाएगी, क्या रीजन रहे, है ना, तो उस पर फिर एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इन चीज़ों में भी काम करता है, ठीक है। नो रिकॉर्ड फॉर वेस्टेज, नो रिकॉर्ड फॉर वेस्टेज। देखो इस चीज़ से वेस्टेज कितनी होगी काम बनाते समय, है ना, और उस वेस्टेज का क्या किया गया, इन सभी के बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा होता है। लेकिन जो ये है इसमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, कितनी वेस्टेज हुई है, ठीक है, किन कारणों से हुई है, ठीक है। तो इस पर भी डिस्कस, इस पर भी एक्शन लिए जाते हैं, किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल एक कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, इस कारण। नेक्स्ट है नो असिस्टेंस इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। सेलिंग प्राइस देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन क्या है, हमने कुछ भी चीज़ बना रही है, जैसे चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, है ना। तो ये काम किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्या आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने आज तक इतना अच्छा पढ़ लिया है, क्या आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बता सकता है कि एक चेयर की कीमत इतनी रखी जाए, एक टेबल की चेयर की कीमत इतनी रखी जाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन चीज़ों के बारे में हेल्प नहीं करता। किस चीज़ के बारे में, यदि हमें किस सेलिंग प्राइस, मैंने यहाँ बोल रही हूँ सेलिंग प्राइस, मैंने सेलिंग प्राइस कितना रखना है, मैंने देखो मुझे चीज़ पड़ी है 100 रुपये की, मैं उसको सेलिंग प्राइस 200 रख दूँ, 500 रख दूँ, है ना, पर मैंने ये देखना है ना, मैंने कंपटीशन भी फेस करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ी। तो एक्चुअल में कॉस्ट कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। तो मैं उसके बेस पर डिसीजन लेूँ, क्या मुझे पुग रहा है, मतलब कि मैं क्या मेरे लिमिटेशन में है। यदि मैं 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये की कॉस्ट पड़ी, क्या मैं 150 रुपये में बेच दूँ, कंपटीशन इतना है, क्या मैं 500 में बेच दूँ। तो ये सारे डिसीजन है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना रखना, पहले सेलिंग प्राइस तो भाई हम तभी रखेंगे यदि हमें उसकी कॉस्ट का पता हो, ठीक है। तो इसको फिक्स करने में कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। टेंडर प्राइस आपको पता है टेंडर कैसे कहते हैं, जैसे कि हमने कॉलेज में आप सभी पढ़ते हैं, कॉलेज का फर्नीचर आता है, तो कॉलेज वाले फर्नीचर ऐसे थोड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कोटेशन मंगाएंगे, काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, फिर लोग बेचेंगे कि हमने सोचेर इतने रुपये में देनी है, कोई कहेगा सोचेर मैंने इतने में देनी है, अलग अलग ना। फिर कॉलेज वाले देखेंगे कि किसकी चेयर अच्छी है, कौन कम कॉस्ट में पड़ रहा है ना, फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जो हमें भेज रहे हैं, जो सेलर हमें बेच रहे हैं, टेंडर है ना, टेपराइट में, तो वो कहेगा, हो सकता है कि पिछले वाले ने 100, जैसे समझो 100 रुपये की कॉस्ट पड़ी है ना, तो वो 150 की दे रहा है, और एक ने लिख दिया 145, 149 ही लिख दिया, तो 1 रुपये के पीछे। मैं मतलब कि वो यदि बहुत लार्ज स्केल पर कॉलेज वाले डिमांड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम भी कर लेगा। तो इसलिए तो उसको वो तभी कम करेगा ना अपनी सेलिंग प्राइस, जो टेंडर कॉलेज को दे रहा है, कि वो पहले ये देखेगा कि मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी है, क्या मुझे पॉसिबल है कि मैं थोड़े से पैसे कम कर दूँ, है ना। तो वो हर किसी को होता है मुझे मिल जाए टेंडर, क्योंकि लार्ज स्केल पर होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ रेट, मार्केट रेट के हिसाब से। तो वो ये तभी डिसीजन ले सकता है यदि उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में एक्चुअल कॉस्ट का पता हो। तो ये एक्चुअल कॉस्ट कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नो असिस्टेंस इन कॉस्ट कंट्रोल, नो असिस्टेंस इन कॉस्ट कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पहले ही थोड़ा काफ़ी आइडिया हो गया कि कॉस्ट कंट्रोल पर नहीं कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली, वो सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। आफ्टर दिस एक्चुअल, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है कि साल में इतने खर्चे हुए और इतने, है ना, तो उसको वो स्टार्टिंग में ही जो होने के बाद कर लिखता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होने के बाद, तो जब होने के बाद लिख दी तो उस पर क्या एक्शन होंगे, ना स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं कितने होंगे। तो ये सारे मतलब कंट्रोल किसे कहते हैं, जैसे क्लास में कंट्रोल किसे कहते हैं, आपको मतलब बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, इसका मतलब शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब कि टीचर का कंट्रोल नहीं है ना, इस टाइप से। जैसे कि आपने सोच लिया मैं 90% लेने हैं और आगे 80% आ गए, इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है इतना, है ना। तो वो 10% के लिए आप करेंगे, तो उसका मतलब आपने कंट्रोल में कर ली चीज़ें, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट डील ओनली विद द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। आपको बताइए फाइनेंशियल अकाउंट आप सब पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी। वो क्या करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छी बात है, फाइनेंशियल अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट है, ऐसा नहीं है कि हाँ कंपेयर में ये कह लेंगे कि इसमें ये चीज़ें नहीं तो इसमें चीज़ें डालनी है। फाइनेंशियल अकाउंट में बताता है टोटल वेजेस इतनी, टोटल सैलरी इतनी हुई, टोटल हमारे बिजली का खर्चा इतना, साल का इतना हुआ, ये हुआ, है ना। पर हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, और डिटेल में हर एक चेयर से कितना, ये नहीं बताता। ये एक
चेयर से इतना प्रॉफिट हुआ, चेयर वाले जॉब से इतना हुआ, टेबल वाले से इतना हुआ, अलमारी से इतना हुआ, अलग अलग नहीं बताता ना प्रॉफिट के बारे में। ये फाइनेंशियल टोटल प्रॉफिट के बारे में बताता है, ठीक है। नो प्रोविज़न फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, नो प्रोविज़न नहीं है ना, जैसे कि हमें इसमें कोई प्रोविज़न ही नहीं है कंपेयर किया जाए, क्योंकि कॉस्ट अकॉर्डिंग में आपको पहले बोल दिया कि स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया ना, पर इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, ऐसे ऐसी ये चीज़ें इसमें नहीं है। नो असिस्टेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, हम जो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बहुत आपको सुनने ही पता चल गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग से यदि हमें पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में ये खर्चे हैं और ये कॉस्ट पड़ी, इस ढंग से काम हो रहा है, तो सारी डिटेल में आ गई, तो उसके बेस पर क्या करेंगे मैनेजमेंट, उस पर क्या लेंगे डिसीजन लेंगे, यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, इस चीज़ को बढ़ा देते हैं, मार्केट में प्रोडक्शन इसकी चीज़ की बढ़ा देती है, इस चीज़ की प्रोडक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि डिटेल में डाटा है तो हमें पता है कि किस चीज़ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हमें कौन हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। जैसे कि कुछ में कर लेते हैं कि हम प्रोडक्शन के खूब सारे मेथड होते हैं, कौन से मेथड से हमें प्रोडक्शन कम कॉस्ट की पड़ती है, अच्छी बनती है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको अभी सेल मिक्स, बाय डिसीजन, शट डाउन डिसीजन, बहुत ही एक एक शब्द ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अभी नहीं बाद में इसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और 15th पॉइंट है कि ये अच्छा प्रोवाइड ओनली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो चीज़ें हो गई हैं, जो खर्चे हो गए उसके बारे में बताता है, तो इसको आपको पता है इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। और इन्फॉर्मेशन फॉर रिपोर्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ लोगों को होता है ना, जैसे गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट्स डिटेल में चाहिए, बैंक वालों को चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए, ट्रेड एसोसिएशन को चाहिए, है ना, कैसे कैसे प्रोडक्शन हुई, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसके बारे में हमें नहीं बताता, उनको नहीं बताता, ठीक है। नो आंसर फॉर सर्टेन क्वेश्चन, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जवाब नहीं देता, कौन देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जवाब दे देता है। तो इन सभी रीजन के कारण, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग आया, पहले फाइनेंशियल अकाउंट हुआ तो इन दो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, ऐसे कह लो, है ना। तो ये कह लो कि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है, तो इसकी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। तो आपने ये सारे पॉइंट अच्छे से सुन लेने हैं, तो काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा आप सबको कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।